My channel Economic Success. Please like and subscribe my channel. Today I am going to discuss about the determination of income and employment classical model, and in my next video I will discuss about the MCQs which are related to this video, and the questions are asked in UGC net, so please watch it. And now I am going to start from the period of classical economics. सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स थे उनका पीरियड कब तक था। 1930 से पहले के जो इकोनॉमिक्स हैं उन्हें हम क्लासिकल इकोनॉमिक्स मानते हैं। और क्लासिकल इकोनॉमिक्स में कौन कौन से आते हैं? एडम स्मिथ, जेबी से, टी.आर. माल्थस, डेविड रिकार्डो, मार्शल, ए.सी. पीकू, ये सभी इकोनॉमिक्स क्लासिकल इकोनॉमिक्स माने जाते हैं। और इनमें से जो मार्शल और पीकू हैं उन्हें हम मानते हैं द चीफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्लासिकल स्कूल। इन्हें क्लासिकल स्कूल का चीफ रिप्रेजेंटेटिव माना जाता है। इनका मेन थीम क्या होता था, ये क्या मानते थे, ये क्या थ्योरीज देते थे? इनकी जो मेन थ्योरीज थी वो माइक्रो इकोनॉमिक्स पर बेस्ड थी। इन्होंने कोई भी मैक्रो इकोनॉमिक्स की थ्योरी नहीं दी। तो आप ये अपने माइंड में रखोगे, अगर कोई मैक्रो इकोनॉमिक्स की थ्योरी का क्वेश्चन आता है और उनमें से किसी का भी ये नाम आता है तो वो डायरेक्टली क्रॉस हो जाएगा, उसे हम काट देंगे। देन नेक्स्ट इज़ ट्रूथ बिहाइंड दिस थ्योरी। इसके पीछे एक सच है, इस थ्योरी के पीछे वो क्या कि हम बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि ये थ्योरी जो है वो क्लासिकल इकोनॉमिक्स ने ही लिखी है, इन्होंने ही लिखी है, जो हमारे पास है इनमें से किसी ने लिखी है या मानते हैं इन्होंने लिखी है, लेकिन ये सच नहीं है। ये थ्योरी, इसमें क्या हुआ, जो क्लासिकल वर्ड है वो फर्स्ट टाइम केन्स ने यूज़ किया था। केन्स ने क्या किया, इनके थॉट्स को ड्राइव किया, इनके थॉट्स के ऊपर ये थ्योरी बनाई है, देखा कि उनके अकॉर्डिंग क्या बनता है। ये थॉट्स हैं क्लासिकल इकोनॉमिक्स के, लेकिन इन्हें लिखने वाले केन्स हैं। उन्होंने इनके लिए वर्ड यूज़ किया था सबसे पहले जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स का। देन ये क्या मान के चलते थे, ओपिनियन एंड थिंकिंग ऑफ क्लासिकल इकोनॉमिक्स। क्लासिकल इकोनॉमिक्स की थिंकिंग क्या थी, वो क्या क्या मान कर चलते थे? पहला है ओपिनियन एंड थिंकिंग ऑफ क्लासिकल इकोनॉमिक्स। वो मानते थे कि इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट है, और वो ये भी मानते थे कि एक इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में नहीं आ सकती जब तक वहाँ पर फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं है। सो ये दोनों बातों में फुल एम्प्लॉयमेंट का नाम ले गए। अब ये पता होना चाहिए कि फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होती है, तो आइए ये जानते हैं कि फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होती है। फुल एम्प्लॉयमेंट वो सिचुएशन है जिस सिचुएशन में नो अनएम्प्लॉयमेंट, कोई भी अनएम्प्लॉयड नहीं होता, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो काम करना चाहता है लेकिन उसे काम नहीं मिलता। फुल एम्प्लॉयमेंट एक ऐसी कंडीशन है, अगर कोई पर्सन जो वेज रेट चल रहे हैं उन पर काम करने के लिए रेडी है तो उन्हें किसी डिफ़िकल्टी के बिना उसे काम मिल जाता है। इसमें इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट की एब्सेंस को माना जाता है। इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट जो हमारी इच्छा के अनुसार बेरोजगारी होती है। अगर कोई काम ही नहीं करना चाहता, क्या होता है, कई बार होता है कि हम नहीं चाहते कि हम बेरोज़गार बैठें, हम चाहते हैं कि हम काम करें लेकिन हमें क्या काम नहीं मिलता, उसे हम बोलते हैं हमारी इच्छा के बगैर जो अनएम्प्लॉयमेंट हो जाती है। वो क्या कहते हैं कि ये नहीं हो सकता, अगर हम चाहते हैं कि हम काम करें तो हमें डेफिनेटली काम मिलेगा फुल एम्प्लॉयमेंट में। सो इसके जो कंक्लूजन क्या हुआ, पहला ये कि अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होगी, दूसरा अगर वो कोई इंसान काम करना चाहता है तो उसे जो जॉब है बिना किसी परेशानी के मिलेगी, और नेक्स्ट इज़ अगर वो पर्सन को जॉब मिल जाती है और वो जो रेट्स चल रहे हैं, वेज रेट चल रहे हैं, उन पर काम करने के लिए भी तैयार है।
उसे हम मानेंगे कि ये सिचुएशन है फुल एम्प्लॉयमेंट की। देन इनकी कुछ अजम्पशंस हैं, ये मैंने पहले भी बहुत बार बताया है कि जो इकोनॉमिक्स है वो अजम्पशंस पर बेस्ड है। सो इनकी भी कुछ अजम्पशंस हैं। वो पहली क्या, जो हमने पहले ही पढ़ी है, फुल एम्प्लॉयमेंट होती है। देन वो कहते हैं सप्लाई क्रिएट्स ऑन डिमांड, जो सप्लाई है वो अपनी डिमांड खुद क्रिएट करती है। ये किसने बोला? ये किसने बोला है? से ने बोला है। और उसकी एक थ्योरी भी है, JB से। उन्होंने बोला था कि जो सप्लाई होती है वो अपनी डिमांड खुद क्रिएट करती है। वो क्या कहते हैं, कभी भी इकॉनमी में ओवर प्रोडक्शन नहीं होती। जो भी हमने प्रोड्यूस किया वो सेल हो जाएगा, उसकी डिमांड हो जाएगी। देन वो मानते हैं परफेक्ट कंपटीशन है। परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है ये आप सभी जानते हैं, जिसमें बहुत सारे ख़रीदने वाले हैं, बहुत सारे बेचने वाले हैं, लेकिन वो जो प्रोडक्ट है वो सेम है, जिसकी सेल है वो सेम है और उनका प्राइस पर कोई कंट्रोल नहीं होता। वो सिचुएशन होती है हमारी परफेक्ट कंपटीशन की। देन वो मानते हैं इकॉनमी इज़ फ्लेक्सिबल। इकॉनमी जो है वो क्या है, फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल कैसे कि प्राइस भी चेंज हो सकते हैं, वेजेस भी चेंज हो सकते हैं और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी चेंज हो सकता है। ऐसे नहीं बोल सकते कि इकॉनमी में ये कभी चेंज नहीं होगा। देन नो रोल ऑफ गवर्नमेंट का कोई भी रोल नहीं होगा। गवर्नमेंट अपने कोई भी डिसीजंस मार्केट में नहीं देंगे। देन मनी इज़ ओनली मीडियम ऑफ एक्सचेंज। वो यहाँ पर सबसे बड़ी असम्पशन वो ये है उनकी कि जो मनी है वो सिर्फ हमारे आदान प्रदान का सोर्स है। हम सिर्फ उससे जो परचेजिंग और सेलिंग करते हैं, बेचते हैं या फिर ख़रीदते हैं, मनी की हम कोई भी किसी भी तरह के उसे स्टोर करके नहीं रख सकते, जैसे कि प्रिकॉशनरी मोटिव के लिए या फिर स्पेक्युलेटिव मोटिव के लिए उसे नहीं रखा जाता। सिर्फ आदान प्रदान के लिए पैसे की डिमांड होती है। देन वो मानते हैं क्लोज्ड इकॉनमी है। क्लोज्ड इकॉनमी का क्या मतलब हुआ? क्लोज्ड इकॉनमी मीन्स इकॉनमी का किसी और इकॉनमी के साथ, एक कंट्री का दूसरी कंट्री के साथ कोई भी लेन देन नहीं है, कोई भी आदान प्रदान नहीं, यानी कि कोई भी ट्रेड नहीं है। देन हम बात करेंगे क्लासिकल मॉडल की। अब ये देखो, हमने पहले पढ़ लिया कि इकॉनमी में क्या है, परफेक्ट कंपटीशन है। अगर परफेक्ट कंपटीशन है तो ये तो पता है हमें कि जो प्रोडक्ट है वो सेम है और उसे बेचने वाले और ख़रीदने वाले बहुत हैं। सो इस कंडीशन में क्या होगा, जो हमारी एम्प्लॉयमेंट है वो डिपेंड करेगी लेबर की सप्लाई कितनी है, लेबर की डिमांड कितनी है और लेबर की सप्लाई कितनी है। ओके, देन हम देखेंगे कि हमारा प्रोडक्शन फंक्शन कैसे बनता है। पहले तो ये पता होना चाहिए कि प्रोडक्शन फंक्शन होता क्या है। प्रोडक्शन फंक्शन वो टेक्निकल रिलेशनशिप है। टेक्निकल रिलेशनशिप किन किन का? टेक्निकल रिलेशनशिप वो है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का और वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन का। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जिनसे हम चीज़ किसी भी वस्तु की प्रोडक्शन करते हैं, जैसे कि लैंड है, हमारी कैपिटल है और लेबर है। ये हमारे क्या है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है कि इनका यूज़ करने के बाद हमारे पास आउटपुट क्या आती है, हमारे पास प्रोडक्शन कितनी होती है। सो प्रोडक्शन फंक्शन क्या बनता है, ये है हमारी प्रोडक्शन। वो किन किन पर डिपेंड करती है? कैपिटल पर, लेबर पर, लैंड पर और टेक्नोलॉजी पर। इसका क्या मीनिंग होता है? ये होता है, ये क्या है, कांस्टेंट है। वो मानते हैं जो कैपिटल वो भी कांस्टेंट है, लेबर भी कांस्टेंट है और टेक्निक है वो भी कांस्टेंट है। कांस्टेंट मीन्स जो चेंज नहीं हो सकती। तो रह कौन सा गया? सिर्फ लेबर। सो जो हमारी क्लासिकल इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग क्या हुआ, जो हमारी प्रोडक्शन है वो फंक्शन किसका हुआ? लेबर का। सो
ये क्या शो करता है कि जो प्रोडक्शन और लेबर में पॉजिटिव रिलेशन होता है, जैसे जैसे लेबर जो बढ़ेगी वैसे वैसे प्रोडक्शन बढ़ेगी। ओके, बट ये नहीं बोल सकते कि वो हर टाइम हमें सेम प्रोडक्शन देंगे। यहाँ पर एक और लॉ है वो अप्लाई होता है, वो क्या है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। क्या होता है, जैसे जैसे किसी भी वस्तु का हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, उसे बार बार यूज़ करते हैं, तो उनसे मिलने वाला जो रिटर्न है वो कम होता रहता है। ये आपने सभी ने पढ़ा है। जैसे कि हमने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी किया था, उसमें क्या था कि जैसे जैसे किसी वस्तु को हम बहुत बार कंज्यूम करेंगे तो उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन कम होती रहती है। सेम चीज़ यहाँ पर है लेबर मार्केट में। अगर हम बहुत सारी लेबर को लगाते जाएंगे तो उनसे मिलने वाली जो प्रोडक्शन है वो तो सेम रहेगी। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी, जो हमारी टेक्नोलॉजी है, हमारी कैपिटल है, हमारी लैंड है, वो तो फिक्स है, उसे हम चेंज नहीं कर सकते। सिर्फ चेंज क्या होगा, लेबर। अगर हमारे पास जो फॉर एग्ज़ाम्पल आप एग्रीकल्चर को ले लो, अगर आपके पास 10 एकड़ जो लैंड है, अगर उस पर हमें सिर्फ 5 व्यक्ति ही चाहिए काम करने के लिए और वो 100 टन जो है वो प्रोडक्शन करते हैं, लेकिन आपने क्या किया, 6 कर दिया, चलो मान लो वो हमें 120 दे देंगे। फिर आपने 7 कर दिया, 8 कर दिया, लेकिन वो हर बार 20-20 इंक्रीमेंट नहीं होगा। अगर पहली बार अगर 20 हुआ, फिर वो 110 होगा, फिर वो 9 हो सकता है, 8 हो सकता है। तो ये है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। देन हम इसे डायग्राम के ज़रिए देखेंगे। ये है हमारा प्रोडक्शन कर्व। ये ऐसा क्यों बनता है, ड्यू टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जैसे जैसे किसी, पहले तो वो प्रोडक्शन बढ़ेगी, लेकिन एक टाइम आएगा यहाँ पर वो कांस्टेंट हो जाएगी और उससे बाद वो क्या होने स्टार्ट हो जाएगी, डिमिनिश करना स्टार्ट कर देगी, डिक्लाइन होना स्टार्ट कर देगी। जैसे कि इसमें हम देखते हैं, ये हमारी आउटपुट है, ये हमारा लेबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट है। यहाँ पर क्या हुआ, इतनी लेबर है और ये इतनी आउटपुट करती है। फिर क्या हुआ, हमने लेबर बढ़ा दी, उसने अपनी क्या की, हमारी प्रोडक्शन भी बढ़ गई। देन हमने लेबर और बढ़ाई, लेकिन उससे जो प्रोडक्शन में इंक्रीमेंट हुआ वो बहुत कम हुआ। तो ये क्यों होता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न की वजह से होता है। देन नेक्स्ट हमारे पास है लेबर की डिमांड कैसे होती है, डिमांड फॉर लेबर। अब हम देखेंगे कि लेबर की डिमांड कैसे की जाती है। पहले तो लेबर की डिमांड कौन सी होती है, जो हमारी कंट्री में सभी प्रोडक्शन यूनिट्स हैं उन्हें मिलाकर जो लेबर की डिमांड बनती है उसे हम बोलते हैं लेबर डिमांड, टोटल डिमांड। अब हम सभी जानते हैं कि जो एक प्रोड्यूसर है उसका मोटिव है प्रॉफिट लेना। सो वो लेबर की डिमांड उस टाइम पर करेगा जिस टाइम पर उसका प्रॉफिट मैक्सिमम होगा। और उसका प्रॉफिट कब मैक्सिमम होता है, जब लेबर की मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट इज़ इक्वल टू वेज रेट, रियल वेज रेट के इक्वल होता है, तब उसका प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमम होता है। यहाँ पर क्या है, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट क्या है, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट होता है एडिशन जो हमारी टोटल प्रोडक्शन में, एक लेबर और बढ़ाने से हमारी टोटल प्रोडक्शन में कितना इंक्रीमेंट हुआ, कितना प्लस हुआ, उसे हम बोलते हैं मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट। वो अगर वेज रेट के इक्वल हो जाएगा तो उसका प्रॉफिट मैक्सिमम होगा। अगर हमारा जो मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट ग्रेटर देन हो जाएगा तो उसकी डिमांड जो है लेबर के लिए वो कम हो जाती है। और अगर ये कम हो जाता है, इन्वर्स हो जाता है, तो उसकी लेबर के लिए डिमांड जो है वो बढ़ जाती है। वो कैसे, हम देखेंगे कि जो लेबर की डिमांड है उसका मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट के साथ नेगेटिव रिलेशन है और दूसरे बार वेज रेट के साथ भी
इनवर्स रिलेशन है। वैसे वो कैसे, अगर हमें लेबर कम वेज रेट पर मिलेगी, अगर हम प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अगर हमें जो लेबर है वो सस्ती मिलेगी तो हम लेबर की डिमांड ज़्यादा करेंगे, और अगर हमें वो ज़्यादा कॉस्ट पर पड़ेगी, महंगी मिलेगी, तो हम लेबर की डिमांड कम करेंगे। ये प्रोड्यूसर का थॉट है। तो पहले हम देखेंगे कि मार्जिनल फिज़िकल जो कर्व है वो कैसे बनेंगे। अब देखिए, सपोज़ ये उसका क्या है, ये उसकी कंडीशन है। ओके, ये कंडीशन क्या है कि मार्जिनल फिज़िकल प्रोडक्ट है जो वो वेज रेट के इक्वल है। कहाँ पर, इतनी लेबर है और इतना वेज रेट है, इक्वल है। अगर वो वेज रेट बढ़ जाते हैं, वेज रेट जो है उनकी मांग को ज़्यादा करते हैं, तो उसने क्या किया, लेबर को कम कर दिया, डिमांड कम कर दी। अगर वेज रेट उन्होंने ज़्यादा मांग लिए, देन दूसरी ओर देखो, अगर वो वेज रेट कम पर काम करते हैं, वेज रेट कम हो जाते हैं, तो उसने क्या किया, लेबर की डिमांड को बढ़ा दिया। तो इससे हमें क्या पता चला कि जो हमारी मार्जिनल फिज़िकल प्रोडक्ट कर्व है वो क्या बनती है, नेगेटिव बनती है, जो कि हम इस डायग्राम में देखेंगे। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि ये वो डायग्राम है जो हमने पहले देखी, उससे हम लेबर डिमांड कर्व को ड्राइव कर सकते हैं। कैसे कि ये हमें पता चल गया कि जैसे जैसे जो हमारे वेज रेट ज़्यादा होते हैं, बढ़ते हैं, वैसे वैसे क्या होता है, लेबर की डिमांड कम होती रहती है। अगर वेज रेट कम हो जाते हैं तो लेबर की डिमांड बढ़ जाती है। तो इसलिए क्या होगा, ये नेगेटिव स्लोप बनेगी। देन नेक्स्ट हम आ जाता है सप्लाई ऑफ लेबर। अब हम देखेंगे कि लेबर की सप्लाई कैसे होती है, और लेबर जो हमारी एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट है वो डिपेंड, लेबर और सप्लाई, जो लेबर की सप्लाई है उस पर भी डिपेंड करती है। लेकिन क्या है, यहाँ पर उल्टा है, यहाँ पर जो वेज रेट के साथ लेबर की सप्लाई के पॉजिटिव रिलेशन होते हैं। अब हम लेबर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, अगर हमें कहीं पर काम करना चाहते हैं, कहीं पर काम करना चाहते हैं, तो हम कहाँ पर काम करेंगे, जहाँ पर हमें ज़्यादा वेज रेट मिलते हैं। सपोज़ कि एक कंपनी हमें 5000 दे रही है, एक हमें 8000 दे रही है, और एक हमें 10,000 दे रही है। हम काम कहाँ पर करेंगे, जहाँ पर हमें वेज रेट ज़्यादा मिलता है, यहाँ पर काम करेंगे। सो ये क्या, हमें इससे क्या पता चलता है कि जो लेबर की सप्लाई है उसका जो रियल वेज रेट के साथ पॉजिटिव रिलेशन है। लेकिन दूसरी ओर क्या हो जाता है, इनकम और लेजर में ट्रेड ऑफ भी हो जाता है। लेजर क्या होता है, फ्री टाइम। इनकम क्या होता है कि अगर तो लेबर को ज़्यादा वेज रेट मिलेंगे तो वो अपना फ्री टाइम सेक्रीफाइस कर देंगे, वो अपने फ्री टाइम में भी काम करेंगे। लेकिन अगर उन्हें वेज रेट कम मिलता है तो वो क्या करेंगे, अपना फ्री टाइम सेक्रीफाइस नहीं करेंगे, बल्कि उसे बढ़ा देंगे। वो काम करना कम कर देंगे और अपना फ्री टाइम बढ़ा देंगे। क्यों, वो सोचेंगे कि वेज रेट तो मिलते ही नहीं है, तो काम करके क्या करना। होप यू अंडरस्टैंड। सो अब हम ये डायग्राम के थ्रू देखेंगे ट्रेड ऑफ कैसे होता है। ये हमारी इंडिफरेंस कर्व्स हैं। पहले आप देखिए, ये जो हमने वर्क मेज़र करना है वो हमने राइट साइड करना है, और जो हमने लेजर है वो हमने लेफ़्ट साइड देखना है। ये हमारे रियल वेज हैं। पहले हम इस रियल वेज की बात करते हैं। अगर हम यहाँ पर हैं, हमारे वेज रेट यहाँ पर हैं, और ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है। यहाँ पर देखिए ON जो है वो उसका फ्री टाइम है, ON उसका फ्री टाइम है, और जो KN है वो वर्क करता है। ठीक है, ये उसका वर्क हो गया। देखिए वर्क वो कम टाइम करता है और उसका फ्री टाइम ज़्यादा है। जैसे वेज रेट बढ़ गए तो देखिए उसने अपना फ्री टाइम थोड़ा कम कर दिया, ON उसका फ्री टाइम हो गया, और
उसका जो काम करने का जो है वो क्या हो गया KN1, ये उसका क्या हो गया वर्क। तो आप देखिए कितना डिफरेंस आया। ये जो NN1 का जो डिफरेंस क्यों आया, क्योंकि उन्हें वेज रेट ज़्यादा मिल गए। नेक्स्ट आप देखिए वेज रेट और बढ़ गए तो उसे थोड़ा लालच हो गया कि अब वेज रेट बहुत मिल रहे हैं तो हमें फ्री रहकर क्या करना है, तो उसने अपना लेजर टाइम और कम कर दिया। अब कितना हो गया ON2 उसका लेजर टाइम हो गया और वो काम करना कितना कर शुरू कर दिया उसने KN2 उसने काम करना स्टार्ट कर दिया। तो इससे क्या हुआ कि ये क्या हो गया ट्रेड ऑफ। अगर ये कम होता है तो ये उसका लेजर टाइम है, फ्री टाइम है, वो बढ़ा देता है। अगर ये बढ़ जाता है तो इसे कम कर देता है। इससे हमारी सप्लाई कर्व आ जाएगी। ये हमें पता चल गया कि जो लेबर की सप्लाई है उसका पॉजिटिव रिलेशन है वेज रेट के साथ। जैसे जैसे हमारी वेज रेट बढ़ेंगे वैसे वैसे हमारी लेबर की सप्लाई बढ़ेगी। वो हमने यहाँ पर देखा। पहले वेज रेट कम था तो हम यहाँ पर थे। अगर वेज रेट बढ़ गए तो लेबर की सप्लाई NN1 हो गई और वेज रेट बढ़े हैं। देन वेज रेट और बढ़ गए तो लेबर की सप्लाई और बढ़ गई। अब हम देखेंगे कि इक्विलिब्रियम कहाँ पर होता है। इक्विलिब्रियम हमने देख लिया। ये है हमारा प्रोडक्शन फंक्शन, ये है हमारा जो डिमांड फंक्शन। लेबर की डिमांड है वो रियल वेज का इनवर्स रिलेशन है और लेबर की जो सप्लाई है वो वेज रेट का डायरेक्ट रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है। जैसे रियल वेज बढ़ता है डिमांड कम हो जाती है, जैसे रियल वेज बढ़ता है सप्लाई बढ़ जाती है। तो इक्विलिब्रियम कहाँ पर होगा, जब ये कंडीशन हो गई डिमांड फॉर लेबर इज इक्वल टू सप्लाई फॉर लेबर। वो देखिए ये है हमारी डिमांड फॉर लेबर। ये हमने देख लिया कि ये नेगेटिव बनती है, ये भी हमने ड्राइव कर ली। जहाँ पर ये कट करेगी वहाँ पर वेज रेट डिसाइड होगा और एम्प्लॉयमेंट डिसाइड होगी। इस पॉइंट पर ये हमारा वेज रेट है और ON हमारी एम्प्लॉयमेंट है। ON एम्प्लॉयमेंट के साथ हम प्रोडक्शन कितनी कर पाएंगे, ये हमारा क्या है प्रोडक्शन कर्व है। प्रोडक्शन कर्व ऐसा क्यों बनता है ये मैंने बता दिया, ड्यू टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, मार्जिनल रिटर्न की वजह से। और इस लेबर के साथ हम कितनी प्रोडक्शन कर सकते हैं, इतनी। ओके, देन हम इसकी समरी बनाएंगे। पूरी थ्योरी की समरी का क्या बनती है, पहले हम देखेंगे इक्विलिब्रियम। लेबर की डिमांड है और ये लेबर की क्या है सप्लाई है। ओके, ये लेबर डिमांड है, ये सप्लाई है। E1 पॉइंट पर वो कट करते हैं तो ये क्या हुआ, ये उनकी एम्प्लॉयमेंट हो गया, ये उनका वेज रेट। इतनी एम्प्लॉयमेंट के साथ हम इतने वर्कर के साथ इतनी प्रोडक्शन करते हैं। हम देखेंगे कि इतनी प्रोडक्शन के साथ हम सप्लाई कर्व कैसे ड्राइव करेंगे। तो क्या करेंगे, इस कर्व को हम 45 डिग्री जो एंगल है उस पर ड्राइव करेंगे और उसे हम ऊपर लेकर जाएंगे। ये हमारा क्या आएगा, एग्रीगेट सप्लाई कर्व। एग्रीगेट सप्लाई कर्व हमारी वर्टिकल बनती है। वो क्यों, ड्यू टू फुल एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स है वो मानते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट है। फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन क्या होती है कि इससे ज़्यादा हमारी जो सप्लाई है वो नहीं बढ़ सकती, क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट है, सभी रिसोर्सेज काम कर रहे हैं, सभी पर्सन्स को काम मिला हुआ है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, एग्रीगेट सप्लाई। इसलिए हमारी क्या बनती है, वर्टिकल। सो अगर हमारी जो डिमांड है वो मनी सप्लाई के ऊपर डिपेंड करती है। अगर हमारी इनकम बढ़ेगी तो हमारी डिमांड बढ़ जाती है। पहले हमारी इतनी मनी थी, ये हमारी क्या थी, डिमांड थी, और ये हमारा क्या था, प्राइस। अगर मनी हमारी जो इनकम है वो बढ़ गई, उसकी वजह से हमारी जो डिमांड है वो बढ़ जाती है। उसकी वजह से सप्लाई तो बढ़ेगी नहीं, क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट है। सप्लाई नहीं बढ़ी तो क्या होगा, हमारे प्राइस बढ़ जाएंगे। प्राइस क्यों बढ़ेंगे, अगर किसी चीज़ की, किसी वस्तु की जो सप्लाई है वो कम होती है लेकिन उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, तो क्या होता है, वो वस्तु हमें बहुत ज़्यादा प्राइस पर मिलती है।
सो ये हमारी समरी है। होप यू अंडरस्टैंड द होल थ्योरी। थैंक यू so much, and please like and subscribe my channel, and in my next video we will discuss about the MCQs of this theory which are asked in UGC NET paper. Thank you so much.